ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, ठीक है, 1992 में। ये प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास हुआ, जिसको इन्फोर्स किया गया, जो इफेक्ट में आया 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। ठीक है ना। अब यहां पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, संविधान में क्या क्या चेंज होता है, अब ये हमें देखना होगा। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से। तो सबसे पहले पार्ट 9 ऐड होता है, पार्ट 9 ऐड होता है हमारे संविधान में। पार्ट 9 जहां पे बात की जाती है पंचायती राज की, ठीक है, पंचायती राज की, तो पंचायत, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। और आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक, और ये सारे आर्टिकल याद होने चाहिए 243 से लेकर के 243 ओ तक, ठीक है, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ इसके अलावा 11th शेड्यूल इंट्रोड्यूस की जाती है, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट्स हैं, और इस 29 सब्जेक्ट्स पे पंचायत वर्क कर सकता है, पंचायत कार्य कर सकता है 29 सब्जेक्ट्स पे, यानी 29 ये कार्य है, 29 फंक्शन है, 29 प्रोविजन है जहां पे वो वर्क कर सकता है, ठीक है। आपको इसके मेजर प्रोविजन को भी ध्यान रखना होगा, कौन कौन से ये 29 प्रोविजन है, आगे मैं इस पे बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। और ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ये पंचायत को दी जा सकती है प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। क्लियर ना। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारे पंचायत को 3 लेवल पे बताया है, 3 लेवल पे। ग्राम लेवल पे विलेज पंचायत, गांव के लेवल पे विलेज पंचायत। इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति, ब्लॉक के लेवल पे पंचायत समिति, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। मैं पहले हम लोग एक बार इसको एक समझ लेते हैं, तीनों को स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है, तीनों में इलेक्शन कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। ना, तो गांव के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। तो ग्राउंड विलेज लेवल, विलेज लेवल, गांव के लेवल पे, अगर गांव के लेवल की मैं बात करूं तो विलेज लेवल पे हमारे पास जो यूनिट होगी पंचायती राज की सबसे बेसिक यूनिट, ये जो है सबसे बेसिक यूनिट ऑफ PRI, मैं लिख रहा हूं PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इस तीनों को देखो, हम कई कई बार लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर पंचायती राज का मतलब पंचायत, ग्राम का पंचायत, सिर्फ ग्राम का पंचायत नहीं। जब आप कहोगे पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब ये 3 टायर सिस्टम, तीनों को कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में गांव के लेवल पे जो है उसको कहते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। विलेज लेवल पे जो है यह है ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत को समझो पहले। ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत का यानी जो हेड होता है, हेड, ग्राम पंचायत का हेड, कई जगह पे उसको प्रधान कहते हैं, इसको प्रधान कहते हैं। कई जगह पे इसको, यानी जो विलेज हेड है, विलेज हेड या ग्राम पंचायत हेड कहें, इसको विलेज हेड कहें या फिर प्रधान कहें, या कई जगह पे इसे मुखिया कहते हैं, कई जगह पे इसे सरपंच कहते हैं,
देखो सर इतनी वेराइटी क्यों, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो हर एक स्टेट ने अपना अपना एक्ट दिया, हरियाणा ने अपना एक्ट दिया 1994 में, बिहार ने अपना दिया, यूपी ने अपना दिया। ठीक है, इसको बनाते चलो साथ में। ठीक है, तो हर एक स्टेट ने अपना अपना एक्ट दिया, तो हर एक स्टेट के एक्ट की वजह से हर एक स्टेट में कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा, हर एक स्टेट के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब वेस्ट बंगाल में ये 4 स्ट्रक्चर है, 4 स्ट्रक्चर, 4 टायर स्ट्रक्चर है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अंचल पंचायत, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत, जिला परिषद। ठीक है, ब्लॉक का ही लेवल है, जो आप तहसील कहते हो ना, वहां पे जिस जहां पे आप तहसील कहते हो उसको अंचल कहते हैं। हाँ हाँ, अंचल, आंचलिक। ठीक है, गोवा वगैरह में होता है तालुका समिति। ठीक है, चलो, तो अब यहां पे इसको हेड कहते हैं। कई जगहों पे उप सरपंच का भी है, कई जगहों पे उप प्रधान भी है। इसके अलावा वार्ड मेंबर, अब देखो जो विलेज है, ये विलेज जो है ये वार्ड में, ये जो आपकी विलेज है, हर एक विलेज जो है ये वार्ड में डिवाइडेड है। विलेज जो है, विलेज में वार्ड्स होते हैं। ठीक है, और वार्ड, और ये सभी इलेक्टेड पर्सन है, ये दोनों जो होंगे ये सभी इलेक्टेड पर्सन होंगे। विलेज में नॉमिनेटेड कोई नहीं है, सब सभी डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन है, डायरेक्टली इलेक्टेड। डायरेक्टली इलेक्टेड यानी गांव के मुखिया की भी डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, सरपंच की भी डायरेक्टली इलेक्शन होती है। ठीक है, और जो विलेज में वार्ड है उसके जो वार्ड मेंबर होते हैं, हर एक विलेज में वार्ड मेंबर या वार्ड पार्षद कहा जाता है, इसको वार्ड पार्षद कहा जाता है या वार्ड मेंबर कहा जाता है। ठीक है, या इसको पार्षद कहते हैं, वार्ड पार्षद। ठीक है, ये सारे जो हैं सारे इलेक्टेड होते हैं, ये सारे इलेक्टेड होते हैं, ये सभी इलेक्टेड होते हैं। ये सभी इलेक्टेड होते हैं। इसके अलावा ये क्या है, विलेज लेवल पे है। इसके अलावा मैं बात करूं इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल का मतलब ब्लॉक लेवल, ब्लॉक पे इसको हम कहते हैं पंचायत समिति, पंचायत समिति। ठीक है, कई जगह पे इसे खंड लेवल भी कहा जाता है, खंड समिति भी कहा जाता है। ठीक है, तो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, यहां पे अब 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहां पे एक होगा इसका मेंबर, ठीक है, जिसको कहते हैं पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति मेंबर। पंचायत समिति मेंबर का जो इलेक्शन होगा, ये डायरेक्ट इलेक्शन जो होगा, ये डायरेक्टली इलेक्शन होगा, डायरेक्टली इलेक्शन होगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है कि पंचायत समिति का जो इलेक्शन होगा डायरेक्टली इलेक्शन होगा। लेकिन पंचायत पंचायत समिति का हेड जो होगा, इसको कहते हैं ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक हेड, ब्लॉक हेड या ब्लॉक प्रमुख। कई जगहों पे इसको कहा जाता है खंड प्रमुख। जो वार्ड रहते हैं, हाँ, जो वार्ड मेंबर के लिए कुछ भी, वो काम करते हैं। ठीक है, उस सभी अपने अपने वार्ड के को लेकर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सभी को अपने अपने वार्ड के वार्ड में, ठीक है, जो वार्ड में जितनी एरिया है उसके पास है, उसमें डेवलपमेंट का वर्क करना है। नहीं, मिनिस्ट्रीज नहीं है ये एरिया वाइज, विलेज को एरिया वाइज डिवाइड किया गया एक यूनिट है। हाँ हाँ हाँ, बस बस वैसे ही, वैसे ही वार्ड ए, वार्ड बी, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, ऐसे करके डिवाइड किया जाता है। हाँ,
वो नहीं, जैसे कोई बिल्कुल। जैसे एक एरिया है, जैसे आप यहां भी देखते हो, जैसे सेक्टर है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, ठीक है। ऐसे ही वार्ड है, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, ठीक है। उनके वार्ड मेंबर होते हैं, ठीक है। वो सब मिल करके ग्राम पंचायत बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इंटरमीडिएट लेवल पे जो मेंबर हैं, हाँ सबको सैलरी मिलती है। इंटरमीडिएट लेवल पे जो मेंबर हैं उनको कहते हैं पंचायत समिति मेंबर। इधर देख लो, इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और हाँ बोलो बोलो बोलो। अगर बिना इलेक्शन के कोई वैसे ही बन जाए, नहीं बन सकता। वैसे ही कैसे बन सकता है? वार्ड पार्षद कैसे बन सकता, बिना इलेक्शन के कैसे बन सकता है? मतलब वो एक इलेक्शन नहीं होगा, वो एक ही उठेगी और उसी को मान लेंगे कि तो है, वो भी इलेक्शन ही है। अब जैसे कि कोई ऑपोजिशन ही नहीं था, ठीक है, इसको कहते हैं निर्विरोध चुन जाना। हाँ, उसमें थोड़ी सी कुछ बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। हाँ हमारे वहाँ तो होते हैं, होते हैं। मतलब उसकी पोजीशन नहीं कोई हाँ, तो फिर उसके इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। बैठे बैठे बनाते हैं। हाँ ठीक है। अब देखो, तो मेंबर जो है, यहाँ पे मेंबर पंचायत समिति के मेंबर हैं। अब ब्लॉक हेड, जो ब्लॉक हेड होता है, ब्लॉक हेड का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, याद रखिएगा। ब्लॉक हेड का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है? ब्लॉक हेड जो है ये इलेक्टेड बाई मेंबर्स। जो ब्लॉक के मेंबर्स हैं, ये पहले ब्लॉक के मेंबर्स इलेक्ट होंगे और ब्लॉक के मेंबर्स मिल करके इलेक्ट करेंगे किसको? ब्लॉक हेड को, ठीक है। ब्लॉक हेड को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाओ जिला परिषद। जिला परिषद विच मीन्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जिला परिषद, हाँ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हाँ। तो यहां भी दो मेंबर हो, यहां पे दो, यहां पे यूनिट होता है। एक होता है इसका मेंबर्स, एक होते हैं इसके हेड। जो इसका हेड है उसको कहते हैं जिला परिषद अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ जिला परिषद, चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। ये इनडायरेक्टली इलेक्शन इलेक्टेड होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा जिला परिषद चेयरमैन का, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और मेंबर का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। दे आर इलेक्टेड बाय, डायरेक्ट इलेक्शन है, दे आर इलेक्टेड बाय पीपल। जिसका डायरेक्ट इलेक्शन है, इसका मतलब कि उसको जनता वोट दे रही है, पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड है। इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, उसका मतलब कि मेंबर्स इसको इलेक्ट करते हैं। मेंबर सारे मिलकर के इलेक्ट करेंगे किसको? चेयरमैन ऑफ जिला परिषद, जिला परिषद के चेयरमैन को, जिला परिषद के चेयरमैन को। ये सारा स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आया तो इसका मतलब कि आपको पीआरआई समझ आ जाएगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ अभी। ये मेंबर्स जो हैं डायरेक्टली इलेक्टेड है, पीपल के, जिला परिषद के मेंबर, ठीक है। वैसा ही पंचायत समिति के मेंबर भी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अब मेंबर इलेक्ट हो गए, अब मेंबर मिलकर के इलेक्ट करेंगे किसको? चेयरमैन को, दोनों लेवल पे, इंटरमीडिएट और जिला के दोनों के लेवल पे। चलो आगे बढ़ू। हाँ ये एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव है। जिला परिषद का जो सीईओ होगा वो डीसी होगा, ठीक है। सीईओ जो होगा डीसी होता है, ठीक है। नाउ अब देखिए, हम लोग आर्टिकल के थ्रू, हम लोग इसके सारे जो प्रोविजंस है आर्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको आर्टिकल भी याद हो सके। आर्टिकल 243 आपको याद रखना है कि आर्टिकल 243 क्या कहता है?
243 कहता है डेफिनेशन। आर्टिकल 243 डेफिनेशन के बारे में बताता है कि पंचायती राज का क्या डेफिनेशन, ठीक है। इसमें कई सारे छोटे छोटे पार्ट दिए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट का मतलब, डिस्ट्रिक्ट मींस डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट। जब डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट, ठीक है। आप नॉर्मली ये सब ना याद रख करके ये भी याद रखोगे 243 क्या कहता है, डेफिनेशन देता है, ठीक है। तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट का मतलब आप समझते हो कि डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट। ग्राम सभा जो होगा, ग्राम सभा यहाँ पे आपको देखना होगा कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल, ठीक है। जो भी इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर होंगे, जो भी वहां के, ग्राम सभा क्या होती है कि एडल्ट मेंबर्स, ठीक है, एडल्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो ग्राम सभा, जैसे हम वहां पे, जैसे हम लोग यहाँ पे मेंबर्स जाते हैं लोकसभा में या विधानसभा में, तो विधानसभा असेंबली होती है, वैसे ही ग्राम सभा स्टैब्लिश किया जाता है, ग्राम सभा असेंबली है, ठीक है। ये पंचायत की असेंबली है, ठीक है। जितने भी इलेक्टोरल रोल में लोग हैं, यानी जो भी एडल्ट लोग हैं जो वोट देते हैं गांव के, सभी लोग इसमें शामिल होंगे, चाहे वो इलेक्टेड, चाहे वो लीडर हो या ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो वहां पे मुखिया है, जो प्रधान है, या फिर जो सरपंच है वही यहाँ पे शामिल होगा, नहीं, या जो वार्ड मेंबर है वही शामिल होगा, नहीं। वार्ड मेंबर भी होंगे, सरपंच भी होगा, गांव के लोग भी होंगे, लेकिन वो सभी लोग जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर हैं, यानी जो सभी लोग वोट देते हैं, एडल्ट हैं, 18 ईयर प्लस है, वो सारे लोग इसमें शामिल होंगे। तो ग्राम सभा क्या है, इट इज अ जनरल बॉडी ऑफ ऑल एडल्ट मेंबर्स, ठीक है, ऑफ अ विलेज whose name are included in the electoral roll, जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में है, वो सारे ग्राम सभा में शामिल होंगे, ठीक है। एक फाउंडेशन है पंचायती राज सिस्टम का, फाउंडेशन है विलेज लेवल पे, जो विलेज लेवल को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है एट विलेज लेवल पे। जिस तरह हम पंचायती राज, जिस तरह हम स्टेट असेंबली देखते हैं, वैसे ही इनकी असेंबली है ये, ठीक है, पंचायती राज की असेंबली है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि ग्राम सभा, यहाँ पे जो ग्राम सभा का की हर एक समस्याओं का, इनका रोल क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है कि ग्राम सभा में, ग्राम में जितने भी समस्याएं हैं उसको यहाँ पे समझी जाएगी। आप लोग वो मूवी देखे हो स्वदेश, स्वदेश देखे, शाहरुख खान की, नहीं देखे हो, क्या देखे हो यार, इतनी सुपर हिट मूवी है, बेकार है सब, ठीक है। सुनो, हाँ ये तुम पंचायती राज को समझो। पंचायती राज जो है, पंचायती राज का जो लेवल है, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वहां पे एक सीन है पंचायती राज में, पूरी पंचायत बैठी पड़ी है और वहां पे लोग अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, ठीक है, चाहे लोगों के झगड़े की समस्या हो, वो सारी समस्याओं को वहां पे रखी गई है, ठीक है। तो वहां पे, तो उस लेवल पे वहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि पंचायत क्या है। एक गांव के बच्चे से पूछोगे ना, वो सारी चार चीजें तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम्हें समझा देगा बैठा के। एक गांव का जो बच्चा होगा ना, वो पंचायती राज को सारा समझा देगा। और एक शहर का जो, शहर का बहुत मतलब एक जागरूक बच्चा अगर हो, तो वो आपको शहर के म्युनिसिपैलिटी स्ट्रक्चर समझा देगा, ठीक है। तो मीनिंग कि सिर्फ हमें ग्राउंड रियलिटी पे रहना है, ठीक है। हाँ वो बोल रहे थे उसको, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी मेरे हाँ ना वो, और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे गांव में, हम्म, चल रही थी, जैसे कोर्ट नहीं चलता है, प्रॉब्लम बताते हैं वो चीज़ होती है, हाँ हाँ। ऐसे ही। तो ये कोर्ट नहीं है, ये पंचायत है, और गांव की समस्याओं को यहाँ पे देख, गांव के बजट को, यहाँ पे बजट जिस तरह हाउस में बजट को इंट्रोड्यूस करते हैं, बजट पे डिस्कशन होता है, वहां पे यहाँ पे गांव के लेवल के बजट पर डिस्कशन होता है, गांव की समस्याओं पर डिस्कशन होता है। इसको हेड कौन करता है, इसको हेड करता है सरपंच, ठीक है, सरपंच इसको हेड करता है, ठीक है। और 2 से 2 to 4 टाइम्स ईच ईयर ग्राम सभा होती है, 2 to 4 टाइम्स ईच ईयर जो है ग्राम सभा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ग्राम सभा इज वर्क एज, एक्ट एज अ वॉचडॉग द ग्राम पंचायत एंड इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इन मॉनिटर करता है, पूरे पंचायत के वर्क को मॉनिटर करता है ग्राम सभा, ठीक है, और ग्राम सभा में उसको डिस्कस की जाती है,
ठीक है, तो आर्टिकल 243 में भी यहाँ पे बात करता है ग्राम सभा। ना इंटरमीडिएट लेवल, जो अभी हमें आपको बताया कि इंटरमीडिएट लेवल पे है। पंचायत का मतलब जो है इंस्टीट्यूशन, पंचायत मींस एक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक सेल्फ गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। पंचायत का एरिया डिसाइड किया जाता है, टेरिटोरियल एरिया ऑफ पंचायत, हर एक पंचायत के टेरिटोरियल एरिया डिसाइड किए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पंचायत में दो दो तीन तीन विलेज आ जाते हैं, और कई बार जब विलेज बहुत बड़े हैं तो एक पंचायत में एक ही विलेज आता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है उसके एरिया पे, उसके पॉपुलेशन पे, ठीक है, उसके एरिया पे, उसके पॉपुलेशन पे। तो 243 डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। 243A ग्राम सभा बताता है कि ग्राम सभा है, 243A ग्राम सभा को डिस्क्राइब करता है कि ग्राम सभा जो है, यहाँ पे इनके पास ऐसे पावर होते हैं, सच अ पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल, ठीक है, एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बाय द लॉ, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट जो भी पावर, जो भी फंक्शन प्रोवाइड करेगा ग्राम सभा को, ठीक है। अब यह सबसे बड़ी बात कि ग्राम सभा को पावर कौन दे रहा है? स्टेट का लेजिस्लेचर बाय द लॉ, ठीक है। अपने लॉ के अकॉर्डिंग स्टेट में लॉ पास होता है, उस लॉ के अकॉर्डिंग ग्राम सभा को वो सारी पावर, वो सारे जो फंक्शंस जो है प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। 243A ग्राम सभा की बात करता है, ठीक है। अब ग्राम सभा के ये पावर है, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है ग्राम सभा। ग्राम सभा के पास एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं, जो पंचायत के फंक्शन को रिव्यू कर सकता है, पंचायत को डायरेक्शन भी दे सकता है, एनुअल बजट को अप्रूवल करता है, अप्रूव करता है एनुअल बजट को, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, गांव का बजट होता है, उसको अप्रूवल यहाँ से मिलती है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट प्लान है, जो डेवलपमेंट प्लान होती है उसको अप्रूवल दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो अकाउंट है, अकाउंट को एग्जामिन करता है, ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करता है, ठीक है। और यहाँ पे टैक्सेशन प्रपोजल भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। पब्लिक फंड के यूटिलाइजेशन के लिए भी यहाँ पे डायरेक्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट फंक्शंस यहाँ पे किए जा सकते हैं, लोकल नीड को समझते हुए प्लानिंग एंड रूरल पीपल के लिए प्लानिंग यहाँ पे किया जा सकता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा सोशल जस्टिस पर फंक्शन होते हैं, ताकि SC ST को, वुमेन को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, ठीक है। तो सोशल जस्टिस के फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वुमेन, ठीक है। इसके अलावा जो मिसयूज ऑफ वेलफेयर स्कीम्स के मिसयूज को भी प्रोटेक्ट करता है। होता ये है कि जब मनरेगा चलती थी तो मनरेगा के में अगर प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है, उनको जो वेजेस हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, तो फिर उनके लिए यहाँ पे इसको प्रोमोट, यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, यानी उसको लिए इंश्योर किया जाता है, ठीक है। सोशल हार्मनी को इंश्योर करता है, प्रमोट करता है, सोशल हार्मनी को प्रमोट करता है। इसके अलावा जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है, ग्राम सभा की मीटिंग जो होती है एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, कम से कम 2 बार होनी चाहिए, उससे भी ज्यादा हो सकती है। कोरम क्या होगा? इसमें भी कोरम होता है, स्टेट डिसाइड करता है कि कितने लोग होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स के यहाँ ये सारे फंक्शन होते हैं ग्राम सभा के, ठीक है, ये ग्राम सभा का फंक्शन है। इसके अलावा बात करते हैं आर्टिकल 243B, आर्टिकल 243B, ठीक है। आर्टिकल 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ठीक है। यहां पे बात करता है पंचायतों का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ठीक है। देयर शैल बी द एवरी स्टेट देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट, ठीक है। पंचायतों का की स्थापना है, संविधान नहीं है, पंचायतों की स्थापना, ठीक है, पंचायतों की स्थापना, पंचायतों को एस्टैब्लिश करना, ठीक है। तो ये कहता है कि देयर शैल बी द कॉन्स्टिट्यूटेड इन, यानी पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट, ठीक है, विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करना है। इसके अलावा पंचायत जो होगी, देखो इंटरमीडिएट लेवल पे जो पंचायत है, अगर किसी विलेज की, अगर किसी स्टेट में, ठीक है, अगर किसी इंटरमीडिएट लेवल पे अगर जो पॉपुलेशन है ये नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, ठीक है, यानी अगर विलेज की जो पॉपुलेशन है, सॉरी, अगर स्टेट की जो पॉपुलेशन है नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वहां पे इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत स्टैब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर मोबाइल पे लगे हुए हो एक बार इधर तो देख लो, ठीक है, और अगर मोबाइल से समझ सकते हैं तो टीचर की जरूरत ही नहीं है, फिर इतनी मोटी फी देखने की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल सफिशियंट है, ठीक है। तो
तो एस्टैब्लिश करना, पंचायत को एस्टैब्लिश करने की जब बात होती है तो यहाँ पे एक बात ये कही गई, हमारा संविधान ये बात कहता है कि अगर किसी स्टेट का जो पॉपुलेशन है, अगर ये कम है, लेस देन 20 लाख से कम है, तो वहां पे इंटरमीडिएट लेवल को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट लेवल जो होगा, इंटरमीडिएट लेवल ये डिपेंड करता है कि इंटरमीडिएट लेवल को आप यहाँ पे स्किप किया जा सकता है, इसको नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये होती है कि क्या ग्राम पंचायत लेवल को बनाया जाएगा? बिल्कुल। अगर आपको यहाँ पे ट्रैप करेगा, ट्रैप क्या करेगा, लिख देगा कि अगर किसी स्टेट में 20 लाख से अबव पॉपुलेशन नहीं है तो क्या वहां पे ग्राम पंचायत को स्टैब्लिश करना इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, ग्राम पंचायत को नहीं, इंटरमीडिएट पंचायत को, यानी ब्लॉक पंचायत को। यानी अगर ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर स्टेट की संख्या 20 लाख से ज्यादा नहीं है तो इंटरमीडिएट लेवल पे यानी ब्लॉक पंचायत जो है एस्टैब्लिश आप नहीं करें। एस्टैब्लिश करने की डिस्क्रिप्शन है आपके, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। ठीक है, यहां पे करने की आवश्यकता नहीं है कि आप अगर 20 लाख से अबव है तो आप, 20 लाख से कम है तो उसको एस्टैब्लिश नहीं कर। ठीक है, तो ये किसके लिए? इंटरमीडिएट लेवल पे है, याद रखिएगा, पंचायत के लेवल, ग्राम पंचायत के लेवल पे नहीं है, इंटरमीडिएट के लेवल पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राज्य की किसी राज्य में जिसकी संख्या का 20 लाख के अधिक नहीं है तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की स्थापना नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 243C क्या कहता है? आर्टिकल 243C कहता है कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत विच मीन्स कि यहां पे जो स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ये अपने लॉ के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें डिसाइड करता है। और यहाँ पे कहता है कि जो सीट्स हैं ऑल लेवल, सीट्स ऑफ ऑल लेवल टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, हर एक लेवल पे जो सीट्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू फुलफिल किए जाएंगे, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हर एक स्टेट को ये ऑटोनॉमी है कि स्टेट इस पे अपने अपने डायरेक्शंस दे सकता है। ठीक है, कि स्टेट उसको डायरेक्ट इलेक्शन लेता है। ग्राम पंचायत के को तो डायरेक्ट इलेक्शन लेना है, ग्राम पंचायत के हर एक पोस्ट पे डायरेक्ट इलेक्शन होगी। ठीक है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो उप सरपंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो वार्ड मेंबर हो। ठीक है, ये सब में डायरेक्ट इलेक्शन होगा। उप सरपंच ऐसा जैसा कोई शब्द है नहीं हमारे संविधान में। ठीक है, लेकिन कई सारे स्टेट जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है तो स्टेट यहाँ पे इस पे लागू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल और जिला परिषद लेवल पे जो डायरेक्ट इलेक्शन होगा वो मेंबर्स का होता है। ठीक है, और जो चेयरमैन होते हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट 243D ये बात करता है रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन SC ST और वुमेन, SC ST और वुमेन के रिजर्वेशन की बात करता है। तो जब हम बात करेंगे SC ST रिजर्वेशन की, तो SC ST रिजर्वेशन में ये कहा गया कि SC ST को रिजर्वेशन दिया जाएगा इन द प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन। उसको उसके पॉपुलेशन के आधार पे, उसके पॉपुलेशन के आधार पर इसे SC ST को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन के आधार पे SC ST को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जहां जैसा पॉपुलेशन वहां वैसा रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन फिक्स नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन वुमेन का रिजर्वेशन फिक्स है, 1/3 रिजर्वेशन जो है वुमेन को दिया जाएगा। टोटल सीट्स में 1/3 रिजर्वेशन जो होगा ये वुमेन का होगा, यानी 33% रिजर्वेशन जो दी जाएगी ये वुमेन को दी जाएगी। ठीक है, चाहे वो चेयरपर्सन का इलेक्शन हो, चाहे वो मेंबर्स का इलेक्शन हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का इलेक्शन, सभी में 33% रिजर्वेशन जो होगा वुमेन का होगा। इवन स्टेट्स जो है यूपी, बिहार, हरियाणा, ऐसे कई सारे स्टेट जो हैं अब इस रिजर्वेशन को 50% कर दिए हैं कि पंचायती राज इलेक्शन में 50% रिजर्वेशन है, 50% का रिजर्वेशन है। ठीक है, 50% रिजर्वेशन है। ठीक है, अब यहां पे रिजर्वेशन के, अब इसके अलावा बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन क्या है?
तो बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन ये डिसाइड करता है स्टेट। ये स्टेट डिसाइड करेगा कि बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी क्लास है इसका रिजर्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो हर एक स्टेट में अपना अपना इसका लॉ है। ठीक है, कि हर एक स्टेट अपने तरीके से उसको डिसाइड करता है कि किस स्टेट में बैकवर्ड क्लास के लिए क्या रिजर्वेशन। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में एससी की जनसंख्या कम है, मतलब ना के बराबर नहीं है। ठीक है, तो एससी को रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रिजर्वेशन सिर्फ एसटी को है और वुमेन को है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एसटी को रिजर्वेशन है और वुमेन को रिजर्वेशन है, एससी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, एससी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 243D। 243D। नेक्स्ट मैं बात करता हूं 243E। हाँ, वुमेन के लिए है, एसटी के लिए है, वुमेन के लिए है, एससी के लिए रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, अब 243E पे बात करते हैं। ठीक है, 243E नॉर्मल कहता है कि 243E में कि 5 ईयर का टर्म है, 5 ईयर का टर्म है। ठीक है, रुक जाओ। अब जो इसको नहीं समझेगा तो बुक में पढ़ के तो जिंदगी भर में समझ नहीं आने वाली। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं क्लास में इतने भी आईक्यू वाले स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, अब ये यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि जब हम इसके रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम, ये जो बात है ये समझने वाली बात है। अब किसका किसका वेट करें? वही तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बच्चे मोबाइल उठाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि अभी तक उस लेवल पे पढ़े ही नहीं सभी लोगों। क्योंकि कभी जिस दिन आओ कॉलेज में, किसी बड़े कॉलेज में, किसी प्रोफेसर के सामने उठ के निकल के दिखाना, कर ही नहीं सकते। और इसलिए भी नहीं कर सकते, देखो यहां भी नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। जो स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट का होगा कि नहीं मुझे मेरे लगन है, मेरे लिए है, तो वो कभी कुछ नहीं देखेगा, उसके लिए पढ़ाई, उसके लिए सब कुछ है। इतना ऐसा थोड़ी कोई रैंक 1 कोई टीना दाबी बनना इतना आसान थोड़ी है। ठीक है, शक्ति दुबे बनना इतना आसान थोड़ी है। ऐसा होता तो हर घर में शक्ति दुबे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, सभी के लिए। ठीक है, वो लगन होनी चाहिए, नहीं तो जिंदगी तो सभी जी रहे हैं। चलो, तो नॉर्मल जो टर्म है 243E के तहत 5 ईयर का टर्म है, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट सिटिंग ऑफ ग्राम सभा। तो 5 ईयर का टर्म जो है, 5 ईयर्स टर्म जो है, फ्रॉम डेट ऑफ फर्स्ट सिटिंग ऑफ ग्राम सभा, या ये कह सकते हैं पहली ग्राम सभा से, पहली ग्राम सभा से 5 साल का टर्म। नॉर्मली आप 5 ईयर टर्म नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपसे अगर पूछी जाए तो पंचायत की टर्म कितनी है तो 5 ईयर की टर्म है, लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट सिटिंग ऑफ ग्राम सभा। ठीक है, नाउ जो गैप होगा ग्राम सभा में, अब यहां पे देखिए, अब इस चीज को अच्छे से समझिएगा। 5 ईयर का टर्म तो है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा या विधानसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, वैसे ही पंचायत डिसॉल्व होती है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ये पंचायत के लिए भी होगी, और यानी लोकल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट दोनों के लिए होगी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट और रूरल लोकल गवर्नमेंट दोनों की होगी। तो जब म्युनिसिपैलिटी में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर ये चीजें आपको रिकॉल करनी होगी। ठीक है, उस टाइम पे फिर मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, बस बता करके निकल जाऊंगा। ठीक है, इस चीज को अभी ध्यान रखना। 5 ईयर का टर्म है, लेकिन
अगर सोचो कि लोकसभा अगर 5 ईयर में अगर बीच में डिसॉल्व हो जाए तो क्या होती है, फ्रेश इलेक्शन होता है। अगर इलेक्शन डिसॉल्व हो गई, लोकसभा 5 ईयर के पहले अगर डिसॉल्व हो गई तो इलेक्शन करना पड़ेगा। इलेक्शन जब होगा तो नई इलेक्शन, जो नई लोकसभा आएगी वो कितने देर रहेगी, पूरे फिर 5 ईयर के लिए। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे अगर पंचायत का टर्म है 5 ईयर, और अगर पंचायत को 3 ईयर में आकर के 3 ईयर में डिसॉल्व कर दिया गया, 3 ईयर पे पंचायत जो है यहां पे डिसॉल्व हो गया, ठीक है, 3 ईयर पे पंचायत जो है डिसॉल्व हो गया। तो जो नेक्स्ट पंचायत आएगी, तो नेक्स्ट पंचायत अगर पंचायत डिसॉल्व होती है तो नेक्स्ट पंचायत का इलेक्शन जो है 6 महीने के अंदर करा लेना होगा। 6 महीने से ज्यादा का गैप एक पंचायत से दूसरे पंचायत के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, ये 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन, ठीक है। यही बात यहां पे कहा है कि a gap of not more than 6 months between the expiry of the period and the conduct of the election for the next term of the पंचायत, ठीक है। अगर पंचायत 5 साल में डिसॉल्व हो गई, यही 5 ईयर का टर्म पूरा हो गया, तो नया पंचायत आएगा तो फिर उसको 6 मंथ का टाइम यहां पे चाहिए, यानी 6 मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। एक टर्म एंड होने के और दूसरे टर्म स्टार्ट होने के बीच में 6 मंथ का टाइम रहेगा, 6 मंथ में वो हो जानी चाहिए। इसके अलावा, ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि 3 साल में ही डिसॉल्व हो गई, अगर 3 साल में डिसॉल्व हो जाती है तो 3 साल में डिसॉल्व हो जाती है तो 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि 6 महीने में नया इलेक्शन हो, नई इलेक्शन, न्यू इलेक्शन हो जाए, यानी न्यू पंचायत आए। और ये जो न्यू पंचायत आएगी तो ये आएगी फॉर रिमेनिंग पीरियड के लिए, रिमेनिंग पीरियड के लिए, ठीक है। ये जो रेस्ट बचा हुआ पीरियड होगा इस पीरियड में रहेगी, जैसे 3 साल और 6 महीना हटा दो, जो रेस्ट बचा हुआ पीरियड होगा यानी 1.5 साल के लिए ये नई पंचायत रहेगी। हाँ, इसके बाद फिर 5 ईयर खत्म हो गया, फिर यहाँ पे इलेक्शन होगा। सर ये बिल्कुल जो 1.5 साल का बच्चा है, हाँ तो 1.5 साल ही काम करेगा। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये बिल्कुल ऐसा ही है ना जो आपने बताया था, एमपी की सीट अगर वैकेंट हो गई, अगर उसमें 3 साल राज्यसभा में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राज्यसभा वाली, जो राज्यसभा वाला जो सिस्टम है वैसा ही है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, क्या सिचुएशन कभी अगर ऐसे बन जाए, ऐसी सिचुएशन बन गई, 5 ईयर का टर्म है, 5 ईयर का टर्म है, ठीक है, और 4 ईयर 6 मंथ, 4 ईयर 6 मंथ पे आकर के पंचायत, सपोज करो ये पंचायत है ए, पंचायत ए डिसॉल्व हो गई, पंचायत ए डिसॉल्व हो गई कब, 4 ईयर 6 मंथ में। तो क्या फिर नेक्स्ट पंचायत आएगी यहां पे, ये 6 मंथ के लिए नेक्स्ट पंचायत आएगी? नहीं, क्योंकि क्या मतलब होगा उस रिमेनिंग 6 मंथ के पीरियड के लिए, हो सकता है कि 6 मंथ लग जाए इलेक्शन करवाने में, ठीक है। तो इसी पंचायत को इस अगले 6 महीने के लिए, अगले 6 मंथ के लिए इसी पंचायत को कंटिन्यू कर देंगे। अगर 4 साल में डिसॉल्व होती है और 4 साल 6 महीने के अंदर न्यू पंचायत फॉर्म होगी, तो नेक्स्ट पंचायत विल बी ओनली फॉर 6 मंथ, जो रिमेनिंग पीरियड होगा उसके लिए रहेगा, ठीक है। नॉर्मली होता ये है कि जो मतलब व्यवहारिक बात मैं करूं, प्रैक्टिकली बात मैं करूं, तो 5-6 महीने, 1 साल के लिए, 1 साल तक के लिए भी आ जाएगी, ठीक है, लेकिन 6 महीने के लिए किसी पंचायत को नहीं डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, क्योंकि 6 मंथ का तो टाइम ही लग जाएगा, इलेक्शन का पीरियड भी, ठीक है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे इलेक्शन जो है, अच्छा, अब बीच में जो पंचायत डिसॉल्व हो रही है, तो क्या अगर ग्राम पंचायत की मैं बात करूं तो क्या फिर पूरे स्टेट में इलेक्शन होगा? नहीं, उस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में इलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली लोग, अब यही प्रॉब्लम, अब देखो, अब इस प्रॉब्लम को रिलेट कैसे करोगे, इस प्रॉब्लम को रिलेट करो प्रेजेंट सिनारियो, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या कहा जा रहा है कि तीनों स्ट्रक्चर में एक साथ इलेक्शन होगा,
ठीक है, तो अगर तीनों स्ट्रक्चर में एक साथ इलेक्शन होगा तो अगर ये 4 साल में डिसॉल्व, 3 साल में डिसॉल्व हो गया तो क्या करोगे? ठीक है, 3 साल में डिसॉल्व हो गया, अब पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है यानी एमपी का इलेक्शन है या एमएलए का इलेक्शन है, अगर वो 3 साल में डिसॉल्व हुआ तो जो नई आएगी इलेक्शन होगा तो फिर 5 साल रहेगा, फिर 2 साल के लिए नहीं रहेगा। लेकिन यहां पे ये सिचुएशन नहीं है, यहां पे नहीं आएगी तो रिमेनिंग पीरियड के लिए रहेगी, 3 साल में डिसॉल्व हुआ आएगा तो 2 साल के लिए रहेगा। ठीक है, तो फिर हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, तीनों को एक लेवल पे कैसे लाएंगे? एक साथ इलेक्शन का मतलब क्या है? तीनों की स्टार्टिंग एक साथ हो और तीनों की एंडिंग एक साथ हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है ये हमें वन नेशन वन इलेक्शन में देखी जा रही है, इसीलिए इतना फ्रीक्वेंट हम वन नेशन वन इलेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे लिए पहले आसान था करना, जब हमारी देश आजाद हुई थी उस टाइम पे चीजें आसान थी करना क्योंकि सब एक साथ चल रहे थे। 1951 में इलेक्शन हुआ, अब सब एक साथ चल रहे हैं, लेकिन अब सब एक साथ नहीं चल रहे हैं, किसी का टेन्योर कहीं है, किसी का टेन्योर अलग अलग है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, तो ये टेन्योर जो है आपको याद रखना होगा। जैसे हमारी लोकसभा होती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, मेजॉरिटी नहीं होती उसके बाद, तो इसलिए डिसॉल्व हो जाता है। हाँ, अब पंचायत में डिसोल्यूशन का कारण ये है कि अगर ऐसा लगे जैसे स्टेट लेजिस्लेचर को अगर लगता है कि पंचायत डिसोल्यूशन कर कौन सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर लगता है कि पंचायत जो है वर्क फंक्शन, जो पंचायत के फंक्शन है वो नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, पंचायत करप्शन में बहुत ज्यादा लिप्त है, ठीक है, बहुत ज्यादा करप्शन जो है हो रहे हैं, ठीक है, उसकी इंक्वायरी होती है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ग्राम पंचायत डिसॉल्व बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, हाँ नहीं, सारे लेवल पे, सारे लेवल पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, उसके टर्म पूरा होने से पहले भी बिफोर 5 ईयर इसे डिसमिस कर सकता है यानी डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, कि जब अगर ऐसा है कि अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है, ठीक है, अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है, आप इफ पंचायत इज इनकॉम्पिटेंट टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, तो इन दैट केस पंचायत वुड बी डिसॉल्व बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसके अलावा ग्राम पंचायत को इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करने पड़ते हैं। अगर ग्राम पंचायत लेवल पे मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत, क्योंकि जो पंचायत समिति इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, ग्राम पंचायत और जिला परिषद इज अ सुपरवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, तो ये जो एडवाइस देते हैं वो ग्राम पंचायत को भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ग्राम पंचायत को उस एडवाइस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ई हो गया 243 ई। अभी तक हमने क्या पढ़ा? 243 क्या था? डेफिनेशन। 243 ए क्या था? ग्राम पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, 243 बी क्या है? 243 बी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 243। 243 क्या था? डेफिनेशन। 243 था ग्राम सभा। 243 डेफिनेशन, 243 ए ग्राम सभा, 243 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, 243 सी क्या था? 243 सी कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। 243 डी रिजर्वेशन ऑफ पंचायत। 243 ई टर्म्स ऑफ पंचायत। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 243 एफ की मैं बात करूंगा तो 243 एफ क्या कहता है? डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहां भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो 243 एफ कहता है एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉ प्रोवाइडिंग द क्राइटेरिया फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम पंचायत इलेक्शन। ठीक है, पंचायत इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है किसी भी कैंडिडेट को। ठीक है, उसकी क्राइटेरिया यहां पे दी गई है, और क्राइटेरिया क्या कहता है कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन एज और फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पंचायत इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, अगर डिस्क्वालीफाई अगर होता है तो फिर वो मेंबर जो है नहीं बन पाएगा। और क्या कंडीशन है कि अंडर द एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द
स्टेट कंसर्न। अगर किसी लॉ को, अगर कोई लॉ बनाई जा रही है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा और अगर उस लॉ को फुलफिल नहीं किया जा रहा है मेंबर के द्वारा, तो उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो वो फिर पंचायत का मेंबर नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कहा जा रहा है, और ये लॉ कौन बनाएगा? लॉ बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन स्टेट लेजिस्लेचर, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट रूल ऑफ द पंचायती राज। ठीक है, या पंचायती राज रूल ऑफ द स्टेट। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी रेफर्ड टू एन अथॉरिटी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, और जितने भी ये क्वेश्चन होंगे डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो वो कौन डिसाइड करेगा? जो अथॉरिटी डिसाइड करेगी जिसको स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है। ठीक है, ऐसी अथॉरिटी को स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करता बनाता है। ठीक है, कि जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इशू है वहां पे सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन सेट होंगे, जो भी आपके लॉज बनाए जाएंगे, वो कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो एक ब्रैकेट में करके लिख लो बस एक लाइन में कि डिस्क्वालिफिकेशन, एनी लॉ रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन, कोई भी लॉ अयोग्यता से अयोग्यता के लिए कोई भी नियम, कोई भी कानून राज्य विधानसभा बना या राज्य विधानमंडल बनाएगा। ठीक है, तो एनी लॉ रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ members of panchayat is made by state legislature। ठीक, तो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है ना। अब ये बात होता है कि इलेक्शन का एज क्या होगा, कि 21 ईयर एज होगा यहां पे इलेक्शन। 21 ईयर is the minimum age, 21 year is the minimum age for contesting the election to the पंचायत। ठीक है, अभी एक 23 ईयर की लड़की है, काफी फेमस हो रही है इंटरनेट पे, AIMIM की मेंबर है, जिसने मुंबई जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जो हुआ है, MCD का जो इलेक्शन हुआ है, उसमें कई सारी सीट जो है वो निकाली है। ठीक है, वो लीड भी कर रही थी और अच्छे अच्छे लोगों को हराई है। वो एक 23 ईयर की लड़की है। ठीक है, तो काफी दिन से AIMIM की सीट नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार अच्छी आई है सीट। तो 21 ईयर जो है एज है यहाँ पे। अगर आप 21 ईयर के हैं तो आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के किसी भी इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा का एज कितना है? 25। विधानसभा का 35। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एज कितना है? हाँ, मिनिमम एज कितना है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बनने का मिनिमम एज कितना है? 35 ईयर है, नो मिनिमम एज। लोकसभा में 25 है। पता है ऐसे केस में हम क्या करवाते थे अपने स्टूडेंट से? खुद को पनिश करो, गलती करो तो खुद को पनिश करो, क्योंकि जब खुद को पनिश करोगे तो लाइफ में कोई दूसरा तुम्हें पनिश नहीं करेगा। लेकिन जो खुद को पनिश नहीं करता है उसको पनिश करने वाले बहुत बैठे हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मिनिमम एज 25 ईयर है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर है। लोकसभा की भी 25 है। एक आदमी कह रहा है 35, एक आदमी कह रहा है कोई मिनिमम एज। रिवीजन 35 नहीं है राज्यसभा की 30 है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी 30 है। 35 है प्रेसिडेंट बनने की, 35 है गवर्नर बनने की, 35। ये पता है ये यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो सोचो कि लेवल कितना है। अब इससे ये सोचो कि लेवल कितना है, हम एग्जाम किसका दे रहे हैं, हमारा लेवल कितना है।
नहीं फैक्ट की बात ही नहीं, नहीं नहीं, अगर सपोज करो कि बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछ ले इंटरव्यू में ही पूछ, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने 9th-10th का स्टूडेंट है वो बताएगा, अगर कोई ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहा है ना वो भी बताएगा। ठीक है, तो 243F जो है, 243F क्या बताता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। नाउ 243G, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 243G। 243G जो है ये पावर बताता है कि क्या पावर है पंचायत के पास, क्या फंक्शंस है पंचायत के पास। ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत ये कौन बताता है, ये बताता है 243G। ठीक है, यहां पे पंचायत को पावर कौन देता है, फंक्शन कौन देता है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहां पे पंचायत के पास पावर है कि ये प्रिपेयर कर सकता है ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। ठीक है, ये प्लान हम प्रिपेयर कर सकता है, पंचायती राज प्लान प्रिपेयर कर सकता है। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एज मे बी इंटरेस्टेड टू देम इंक्लूडिंग दोज इन द रिलेशन टू द मैटर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल, व्हिच मींस कि आपके पास 11th शेड्यूल में जितने कंटेंट दिए हैं, 11th शेड्यूल में कितने फंक्शन दिए गए हैं, 29। उस 29 फंक्शन में 29 पे वर्क करने का अधिकार, उस 29 फंक्शन पे 29 सब्जेक्ट्स पे वर्क करने का अधिकार किसको है, इस 29 सब्जेक्ट्स पे वर्क करने का अधिकार है पंचायती राज। और ये किस आर्टिकल में कहता है, 243G। तो आपसे पूछा जाएगा कि 243G जो 11th शेड्यूल में जो फंक्शंस दिए गए हैं वो पंचायती राज के किस आर्टिकल से कनेक्टेड है, 11th शेड्यूल में जो 29 फंक्शंस हैं वो पंचायती राज के किस आर्टिकल से कनेक्टेड है, 243G। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि 11th शेड्यूल में जो भी 29 फंक्शन है उस पे काम किस आर्टिकल के तहत हो सकता है, कौन सा आर्टिकल उसको एम्पावर करता है, 243G। ठीक है, 243G करें। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, 243 किसके लिए है, डेफिनेशन, 243A ग्राम सभा, 243B, 243C कंपोजिशन, C मतलब कंपोजिशन। ठीक है, और D रिजर्वेशन, E टर्म, F डिस्क्वालिफिकेशन, G पावर। ठीक है, ठीक है, पावर। अब ये 29 फंक्शन मैंने लिख रखा है, आप लोग को मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब H की बात करें, 243H। ठीक है, 243H के तहत जो है यहां पे हमें पावर मिलता है, पावर टू इंपोज टैक्सेस। ठीक है, पावर टू इंपोज टैक्सेस एंड द फंड ऑफ द पंचायत। ठीक है, यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज करता है, स्टेट लेजिस्लेचर बाय द लॉ ऑथराइज पंचायत टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट द सच टैक्सेस एंड ड्यूटी, टोल एंड फी इन अकॉर्डेंस विद द सच प्रोसीजर एंड सब्जेक्ट टू द सच लिमिट्स। ठीक है, विच मींस कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर अपने लॉ से, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा और इस लॉ से आपको प्रोवाइड करेगा कि कौन से पावर जो है आपको मिलेंगे, कौन से पावर, टैक्स से रिलेटेड पावर आपको कौन से मिलेंगे। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड कौन से पावर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ये जरूरी नहीं कि आपको यहां जो पावर मिले, टैक्स कलेक्शन का पावर आपको मिले ही मिले। ठीक है, जरूरी नहीं है, इट इज अ डिस्क्रिशन ऑन पंचायत, डिस्क्रिशन ऑन स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, पंचायत से रिलेटेड स्टेट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर दो रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ पंचायत। अगर पंचायत के रेस्पेक्ट में दो तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, एक है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
टू कंडक्ट पीरियोडिक इलेक्शन, टू कंडक्ट पीरियोडिक इलेक्शन इन पंचायत। पंचायत में एक फिक्स टर्म पे इलेक्शन करवाना ये संवैधानिक जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। फिक्स टर्म पे इलेक्शन करवाना, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, रिजर्वेशन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी या कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। अगर मैं डिस्क्रिशनरी की बात करता हूं तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं? टू प्रोवाइड पावर टू कलेक्ट टैक्सेस, टू कलेक्ट टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करने की पावर, टैक्स कलेक्ट करने की शक्ति देना, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे तो दे चाहे तो नहीं दे। टैक्स का जो पावर है, टैक्स इंपोज करना, टैक्स कलेक्ट करना, इसका जो पावर है ये स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर है। ये चाहे तो पंचायती राज को दे चाहे तो ना दे। जैसे अगर कोई टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स अगर पंचायत लगा रही है, पंचायत पे लग रहा है, ठीक है, चाहे कोई सेस लगे या फिर कोई टोल, टोल को भी कलेक्ट करने का अथॉरिटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मिल सकता है। ठीक है। तो ये देना ना देना ये डिपेंड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर पे, लगाए जाते हैं। हाँ, तो पंचायत को मिल सकती है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है स्टेट पे, इसलिए मैं कह रहा हूं ये डिस्क्रिशनरी है, विवेकाधीन पावर है स्टेट के पास कि स्टेट चाहे तो दे चाहे तो नहीं दे। इसके लिए हम स्टेट को कंपेल नहीं कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये दो तरह के फंक्शन यहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा टैक्स लगाना, ड्यूटीज लगाना, टोल कलेक्ट करना, फी लगाना, ठीक है, ये सारे जो है ये कर सकता है स्टेट पंचायत, लेकिन जब स्टेट लेजिस्लेचर बाय द लॉ प्रोवाइड करेगा तब। ठीक है। ये 243H कहता है। ठीक है। ग्रांट इन एड जो है, पंचायत को काम कर, पंचायत के पास पैसे कहां से आएंगे? डेवलपमेंट करने के लिए, सड़कें बनवाने के लिए, नहरें बनवाने के लिए, ठीक है, सीवेज बनवाने के लिए कहां से पैसा आएगा? पंचायत के पास ज्यादा अथॉरिटी नहीं है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके, टैक्स इंपोज कर सके। म्युनिसिपैलिटी के पास ज्यादा है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो उनके पास ज्यादा रिसोर्स है कि वो पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन पंचायत के पास ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो पंचायत डिपेंड करता है स्टेट पे। अभी पिछले साल आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया था और उस रिपोर्ट में कहा था कि हमारे यहाँ पंचायत जो है ये कंप्लीट डिपेंडेंट होती है ऑन द फंड ऑफ स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट के फंड पे। उसमें भी बताया गया था कि जो साउथ की विलेजेस हैं वो थोड़े सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन नॉर्थ में नहीं, नॉर्थ में कंप्लीट डिपेंडेंट होते हैं पंचायत स्टेट के फंड पे। तो यहाँ पे स्टेट क्या करता है? ग्रांट इन एड देता है। ठीक है। टू द पंचायत, पंचायत के फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पंचायत को ग्रांट प्रोवाइड करता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे क्या ये चार्ज होगा या मेड होगा? ठीक है, चार्ज होगा या मेड होगा? तो एक बात समझिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मैंने कहा था दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर चार्ज है विच मीन्स कि हम उस पर वोटिंग नहीं करेंगे, मेड है तो हम उस पर वोटिंग कर सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है? मेड होता है। ठीक है। विच मीन्स कि पंचायत जो है जिसका मतलब ये होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि कितने ग्रांट इन एड प्रोवाइड करने हैं, और ये इसका रिकमेंडेशन कौन देता है? फाइनेंस कमीशन देता है, स्टेट का फाइनेंस कमीशन। हाँ, यहाँ पे वोटिंग हो सकती है, इस पे वोटिंग हो सकती है। ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है कि कितने फंड ये प्रोवाइड करने हैं। ठीक है। हाँ, हाँ, तो स्टेट लेजिस्लेचर, हाँ, पंचायत देगा रिकमेंडेशन, पंचायत रिक्वेस्ट देगा, स्टेट वहां से मिनिस्ट्री से पास होकर के आएगा।
पंचायती राज मिनिस्ट्री होती है, वहां से वो पास होकर के आता है। ठीक है, वोटिंग को अब पंचायत देखो, जो ग्रांट देने में जरूरी नहीं कि वोटिंग ही हो, लेकिन ये प्रोविजन है कि हो सकती है, कितना ग्रांट देना स्टेट डिसाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा इनके लिए फंड भी बनाए जाते हैं, पंचायती राज के लिए अलग फंड भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि ये अपने जो मनी वगैरह विड्रॉल कर सके, ठीक है, विड्रॉल कर सके अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के अकॉर्डिंग ये मनी विड्रॉल कर सकते हैं फंड्स। अपने आप से नहीं, अपने आप से भी आती है, हर साल की ग्रांट आती है, जैसे सेंटर अपने आप से ग्रांट देता है ना स्टेट को। मतलब कोई फंडिंग होती है जो हाँ, आप आती है, अपने आप पे आती है। और कोई फंडिंग ऐसी होती है जो application जो द्वारा- आप, हाँ, आपको एक्सेस रिक्वायरमेंट है, गांव में समस्या है, उसके लिए दे सकते हैं। कोई application- हाँ, नहीं तो नॉर्मल तो आती ही आती है। हाँ, कौन सा आते हैं, हाँ हाँ काम करते हुए एप्लीकेशन डालते हैं हाँ हाँ। कि मैं आदमी पानी करवाए थे हम्म, राजस्थान के लोग। तो उसने फिर एप्लीकेशन डाली होगी तो फिर वो वैसे कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट कैसे यार नहीं, अब डिपेंड करता है कहाँ से जाना है, किसका वर्क है, स्टेट का वर्क है, सेंटर का वर्क है। स्टेट का वर्क है, स्टेट गवर्नमेंट देगा। जैसे पानी अब देखो, अब जैसे ये सारे वर्क जो होते हैं ना, ये सारे सबके लिए बजट पास होता है। अब बजट में सारी चीजें लिखी हुई होती है कि किस डिपार्टमेंट, अगर वाटर डिपार्टमेंट को अगर 100 करोड़ का बजट दिया गया है, तो वाटर डिपार्टमेंट को जो 100 करोड़ का बजट दिया गया है, उस बजट जो एक्सपेंडिचर है 100 करोड़ का, उससे उनको पैसा दिया। ठीक है, सबके लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए बजट में सबके लिए प्रोविजन होता है। ठीक है, नाउ 243I, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है 243I पे, कि 243I के तहत स्टेट फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड टू मेक द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाता है हर एक 5 साल पे। ये कौन बनाएगा? पंचायत बनाएगा। एवरी 5 ईयर, ऑन एवरी 5 ईयर पे गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर फॉर्म करेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन ये रिकमेंड करता है, ठीक है, फॉर द, रिकमेंड करेगा सारे फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, सारे फाइनेंशियल मैटर में, चाहे ग्रांट इन एड हो, ठीक है, ग्रांट इन एड के लिए या टैक्सेस के लिए, ये सारे स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ये रिकमेंडेशन देगा। किसको? गवर्नर को देगा। ठीक है, आर्टिकल 243I में, 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, जे, अब टैक्स कलेक्ट करने का भी पावर दिया जा सकता है, फंड भी दी जा रही है, तो ऑडिट भी की जाएगी, लेखा जोखा रखा जाएगा कि कितना पैसा आपने कहाँ खर्च किया। अब फंड दिया जा रहा है पंचायत को, तो पंचायत को बताना पड़ेगा ना कि भाई मैंने पैसा कहाँ खर्च किया। ठीक है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो उसके लिए ऑडिट की जाती है। तो 243J जो है ये कहता है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत के खातों का लेखा परीक्षा, यानी कितना क्या एक्सपेंडिचर कहां पे हुई। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर, तो क्या ये ऑडिट क्या सीएजी करेगा? नहीं, ये ऑडिट कौन करेगा? State legislature may by law make provision with respect to the maintenance of the account by the panchayat and auditing of the such account, which means कि राज्य का लेजिस्लेचर करेगा, राज्य लेजिस्लेटिव असेंबली इसके लिए लॉ बना। ठीक है, क्या प्रूफ जो नहीं करते हैं तो फिर वापस जाएगी, नहीं जैसे वो मतलब किसी का काम सब प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ करने के लिए सब प्रूफ कर देते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ अभी तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। पहले ऐसा था नहीं, तो गवर्नमेंट से 2 करोड़ रुपए आए थे सरपंच के पास रोड बनवाने के लिए। क्या है ना, बाहर जो हाईवे की रोड है वो बनवा दी, और जो अंदर की रोड है वो नहीं बनवाए, और उस पैसे को कोठी बना रहे होता है। तो यहाँ पे ऑडिट की जाती है, अकाउंट को ऑडिट की जाती है। ठीक है ना, उसके अलावा 243K बहुत इंपॉर्टेंट, 243K के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, अब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं कंडक्ट करता है।
ठीक है। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कंडक्ट कौन करेगा? तो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कंडक्ट करेगा। तो इलेक्शन टू द पंचायत आर्टिकल 243 के में इलेक्शन की बात की गई है, ठीक है। तो पंचायत के इलेक्शन को सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, ये सारा काम किसका है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्टोरल रोल तैयार करना, यानी जो पंचायत के लिए जो चुनाव आयोग चुनाव सूची तैयार करना, ठीक है, ये सारा काम कौन करेगा? ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन बाय द लॉ ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा, ठीक है। तो गवर्नर जो है, और गवर्नर जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, गवर्नर इसे फॉर्म करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को के लिए जितने भी लॉज हैं ये सब कौन बनाता है? स्टेट का लेजिस्लेचर बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। कंडीशन ऑफ सर्विसेज के, टेन्योर के लिए ये सारे लॉ जो है स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन को? बनाएगा कौन? तो गवर्नर बनाएगा, ठीक है। अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर बनाएगा, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को बना सकता है, फॉर्मेशन हो सकती है गवर्नर के द्वारा, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन को गवर्नर हटा नहीं सकता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को हटाने का प्रोसीजर सेम है जैसा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज का है, ठीक है। shall not remove from his office except like the manner or on the like ground as the judge of high court, ठीक है। तो हाईकोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसेस है मैंने बताया है पूरा प्रोसेस, वैसा सेम प्रोसेस जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का है, ठीक है। और इनकी भी सैलरी ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होती है, तो रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी फंक्शन जो है पंचायत से रिलेटेड, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड, तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। जो भी इलेक्शंस होंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा, ठीक है। जो भी रिकमेंडेशंस होने होंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन रहेगा, ठीक। तो 243 के जो है किसकी बात करता है? 243 के पंचायत के चुनाव की बात करता है, स्टेट इलेक्शन की बात करता है। नाउ इसके अलावा 243L, तो एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरी, प्रेसिडेंट जो है ये डायरेक्ट कर सकते हैं। The president may direct the provisions of the act to be applied on the any union territory subject to the exception or modification he specifies। कहने का मतलब यह है कि पंचायती राज को यूनियन टेरिटरीज पे लागू करने, पंचायती राज को यूनियन टेरिटरीज पे भी लागू करने का के लिए एम्पावर किया गया। प्रेसिडेंट ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि पंचायती राज को यूनियन टेरिटरी पे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा कैसे लागू किया जा सकता है? तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस किया जा सके, ठीक है, उस यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग सम चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को जिस चेंजेस में लगता है वैसा चेंजेस किया जा सकता है पंचायती राज में, और उस चेंजेस को करते हुए उस यूनियन टेरिटरी में लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो 243L कहता है कि एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो पंचायती राज को यूनियन टेरिटरी पे अप्लाई करने की बात यहाँ पे, इंप्लीमेंट करने की बात यहाँ पे की जा रही है 243L। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं 243M। 243M कहता है पार्ट नॉट टू अप्लाई टू द सर्टेन एरिया, विच मीन्स कि देखो पंचायती राज को कुछ एरिया पे नहीं लगाया जाता है, जैसे शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया, यहां पे पंचायती राज को इंपोज नहीं की जाएगी, पंचायती राज यहां नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। 5th शेड्यूल एरिया, 6th शेड्यूल एरिया पे पंचायती राज नहीं लगाई जाएगी, नागालैंड में नहीं लगाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं, ठीक है। ये ट्राइबल एरिया है, इस एरिया में जो ट्राइबल के लॉ जो होते हैं ये यहाँ पे फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो जो द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड द सर्टेन अदर एरियाज, ठीक है। द एरिया इंक्लूड द शेड्यूल एरिया विच मींस 5th शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरिया विच मींस 6th शेड्यूल। तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल इन दोनों एरिया पे इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा द हिल एरिया ऑफ मणिपुर, मणिपुर का जो हिली एरिया है वहां पे भी, ठीक है, जहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करती है। एंड वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, जहां पे दार्जिलिंग गोरखा हिल है, वहां पे इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 243M कहां पे अप्लाई नहीं किया जाएगा इसकी बात करता है, कहां कहां पे? 5th शेड्यूल एरिया, 6th शेड्यूल एरिया, ठीक है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। इसके अलावा मणिपुर का हिल एरिया ऑफ मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में 2 एरिया है, प्लेन एरिया और हिल एरिया में,
ठीक है, और दार्जिलिंग यहां पे इसको अप्लाई नहीं करेंगे, यहां पे इसका एप्लीकेशन नहीं है ना। इसके अलावा मैं बात करता हूं 243N की, कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत। देखो ये भी था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पहले भी पंचायत तो थी, ठीक है, अब सुन लो इसको, उसके पहले भी पंचायत थी, उसके पहले भी लॉज थे, पंचायत के नियम थे, कानून थे, ठीक है। तो यहां पे ये कहता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले जो भी लॉ आपके स्टेट्स ने बनाए थे, जो भी पंचायतें थी, उसको कंटिन्यू रखी जाएंगी। कब तक? या तो वो खत्म हो जाए खुद, या तो स्टेट लेजिस्लेचर उसको खत्म कर दे, उस लॉ को खत्म करे, रिवोक करे, या तो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने की डेट से 1 साल तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे यही बात कह रहा है कि जो भी यहां पे जो लॉ अप्लाई की गई है, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे 26 जनवरी नहीं, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। यहां से पहले जो भी लॉ है वो इंडियन टेरिटरी में वैलिड रहेगा। पंचायत से रिलेटेड जो भी लॉ है कब तक वैलिड रहेगा? तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से 1 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद, ठीक है, यानी 1992 में अगर हुआ तो यहां से 1 साल तक, 1 ईयर तक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले जो भी लॉ बनाई गई है, या तो स्टेट लेजिस्लेचर खुद उसे रिवोक कर लेगा, नहीं तो वो 1 साल के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही बात यहां पे की गई है, कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड द पार्लियामेंट एंड पंचायत, आर्टिकल 243N 243N, लास्ट है आर्टिकल 243O। तो 243O कहता है, अच्छा इसका ठीक है कोई बात नहीं, 243O यहां पे ये कही जा रही है कि स्टेट के इलेक्शन के मैटर में बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर ऑफ पंचायत। पंचायत के इलेक्टोरल मैटर में, पंचायत से के इलेक्शन के मैटर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, पंचायत के इलेक्शन के मैटर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। पंचायत के चुनाव में जो भी प्रश्न है, ठीक है, वो राज्य का विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर में देखी जाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर उसे डिसाइड करेगा। यानी पंचायत के चुनाव से, पंचायत के इलेक्शन में जो भी डिस्प्यूट होगा ये कौन सॉल्व करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर बाय द लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर की अथॉरिटी, लेकिन कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। कोर्ट इंटरफेयर यहां पे नहीं करेगा, पंचायत के इलेक्शन में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो पंचायत की जितनी भी फीचर्स थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जितने भी फीचर्स थे, वो सारी चीजें मैंने आर्टिकल वाइज आपको कवर की है। क्या नहीं, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स की ऑटोनॉमी है, यहाँ पे स्टेट्स की ऑटोनॉमी है, और पंचायत से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स, क्योंकि इलेक्शन, क्योंकि जो कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट यहाँ पे इस पे इंटरफेयर, इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि इस पे जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रहे हैं, तो स्टेट की अथॉरिटी इसको डिसाइड करती है। हाँ, जब चीजें बहुत एक्सेस लेवल पे आ जाएंगी तो मैटर जुडिशरी के पास जा सकता है, ठीक है, लेकिन नॉट प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। अगर कोई, अब इसमें कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया जो क्राइम से रिलेटेड आ गया, ठीक है, तो फिर तो वो जाएगा, लेकिन नॉर्मल जो डिस्प्यूट्स है वो स्टेट लेजिस्लेचर तक ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहां पे एक एक्ट है आया, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, जो शेड्यूल एरिया में हमने पढ़ा था
आर्टिकल 243M में पढ़ा गया है ना, पार्ट नॉट अप्लाई टू द सर्टेन एरिया, तो शेड्यूल एरिया में लागू नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्ट लाया गया था 1996 में और कहा गया था, पेसा एक्ट जिसको कहते हैं, कि शेड्यूल एरिया में पंचायत को एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, और ऐसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। देखो क्यों एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पंचायत के प्रोविजन में एक्सटेंड करने का मतलब यह है कि वहां की कल्चर, वहां की आइडेंटिटी, वहां के राइट्स वायलेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पंचायत को ऐसे एक्सटेंड करेंगे, पंचायत के प्रोविजन में मॉडिफिकेशन करते हुए इसको हम लोग शेड्यूल एरिया में एक्सटेंड कर सकते हैं। यही बात कहता है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ठीक है, इट इज अ लॉ बाय द पार्लियामेंट ने बनाया टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द पंचायत टू द 5th शेड्यूल एरिया। ठीक है, इन स्लाइटली मॉडिफिकेशन फॉर्म, मॉडिफिकेशन करते हुए। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, 10 शेड्यूल एरिया है, वहां पे इसको लागू करना, क्योंकि कई सारे चेंजेस जो है करने पड़ेंगे हमें, उसको लागू करने के लिए कई सारे चेंजेस करने पड़े हैं। लागू कुछ जगह हुआ भी है, कंप्लीट हुआ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन कई जगह इसको लागू किया जा चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है? पेसा एक्ट 1996 का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम पार्ट 9 एक यूनिफॉर्मिटी स्ट्रक्चर है, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर लाई जाए। ठीक है, कि सारे जगहों पे हम नेसेसरी मॉडिफिकेशन के थ्रू हम शेड्यूल एरिया में इंक्लूड किया जाए, ताकि शेड्यूल एरिया में जो भी लोग हैं वो एक मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल सिस्टम में आए, क्योंकि पंचायती राज क्या है, मेन स्ट्रीम का पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, उसके तहत कनेक्ट हो सके। इसके अलावा जो है टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द बल्क ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन को सेल्फ रूल यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। ठीक है, ये इसका भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, विलेज गवर्नेंस प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि आज भी ये देखा जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह हैं वहां भी कुछ मोनोपोली हो गई है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह में भी जो वहां के रियल जो बेनिफिशियरी हैं, जो रियल ट्राइबल पीपल है, वो इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं, वहां के उनका पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्योंकि वहां पे भी कई सारे नॉमिनेटेड पोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो भी पोस्ट होंगे सारे इलेक्टेड पोस्ट होंगे, तो वहां के ही लोग वहां पे इसमें शामिल हो पाएंगे। ठीक है, तो विलेज गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए, ताकि एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किया जा सके, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेशा। ठीक है, इसके अलावा जो हम एक सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क तैयार कर सके, ताकि हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को भी बरकरार रखें। ठीक है, कस्टम्स को भी वायलेट ना हो, ट्राइबल के कस्टम्स को भी एब्रिज ना किया जा सके, ट्राइबल के राइट को भी एब्रिज ना किया जा सके, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क यहाँ पे तैयार किया जा सके to safeguard and preserve the traditions and the custom of ट्राइबल कम्युनिटी के ट्रेडिशन और कस्टम्स को भी यहाँ पे सेफगार्ड किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा ट्राइबल की जो रिक्वायरमेंट है, ट्राइबल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स है, जो बेसिक एमिनिटीज जो है वो ये प्रोवाइड किया जा सके। जैसे पीएम जनमन योजना भी स्टार्ट हुआ, उसके लिए जो 75 ट्राइबल है, 75 पीबीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उनके लिए सारी बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, पेशा में भी ये बात कही गई कि जो भी बेसिक एमिनिटीज जो भी यहाँ पे इनको इंक्लूड किया जाए मेन स्ट्रीम सिस्टम में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम में, यानी पार्लियामेंट पंचायती राज सिस्टम में, सो दैट ये एक सेल्फ यूनिट की तरह काम कर सके, सेल्फ डेवलपमेंट यहाँ पे कर सके, जो भी बेसिक एमिनिटीज है वो प्रोवाइड किया जा सके, और टू प्रिवेंट द पंचायत at the higher level from assuming the power and authority of the panchayat at the lower level of the ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा के लोअर लेवल तक यहाँ पे इनको इंक्लूड किया जाए, और हायर लेवल को प्रिवेंट किया जाए, और लोअर लेवल को, हायर लेवल पे जो अथॉरिटीज है, क्योंकि यहाँ पे पूरी पंचायती राज ही कंप्लीट मॉडिफिकेशन के साथ लागू की जाएगी, उस शेड्यूल एरिया के जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए उसको लागू की जाएगी। तो इसलिए जो भी मॉडिफिकेशन है वो भी मॉडिफिकेशन किया जाएगा, चाहे वो हायर लेवल पे चाहे वो लोअर लेवल पे। ये बात कही गई थी ये पेशा एक्ट 1996 में। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये 29 फंक्शन है, इस 29 फंक्शन को में कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ये 29 फंक्शन है वो ये है स्टेट पार्लियामेंट पंचायती राज के। ठीक है, ये 11th शेड्यूल में दिया गया। हाँ, 11th शेड्यूल में 29 फंक्शन जो कि 243G के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, वहां पे भी ये फंक्शन को दिए गए हैं।
तो क्या क्या है, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लैंड इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर सेट डेवलपमेंट, ये सारा काम है पंचायत का। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारा पंचायत का काम है। फिशरीज, ये भी पंचायत का काम है, ठीक है। इसके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री पंचायत का है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पंचायत का है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, ये पंचायत का वर्क है। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा जाएगा, कुछ वर्क दे दिया जाएगा, जैसे लाइब्रेरी, वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन, क्या ये पंचायत का वर्क है? आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, माइनर इरिगेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये पंचायत इस पे वर्क कर सकती है। खादी एंड विलेज कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी पंचायत वर्क कर सकती है। रूरल हाउसिंग को पंचायत वर्क कर सकती है, ठीक है। डिजिटल ड्रिंकिंग वाटर, सॉरी, और फ्यूल एंड फूडर, ठीक है, पंचायत इस पे वर्क करती है। रोड, इसके लिए चारे के लिए चारा जो, और उसके अलावा ब्रिज, फेरी, वाटरवेज, रोड, ठीक है, ये सारे जो है पंचायत का वर्क में आता है, शामिल होता है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन में भी अर्बन नहीं, कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये पंचायत का वर्क है, ठीक है। इसके अलावा पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, गरीबी हटाओ प्रोग्राम, जो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम यानी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम कर सकता है। एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल तक का जो एजुकेशन है, ये पंचायत का वर्क है। यहीं पे हम ये हो जाता है, कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे हाई स्कूल दे देगा, इंटर कॉलेज दे देगा, हाँ, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल 12 तक का नहीं, 8 तक का, ठीक है, हाँ, 8 से 12 जो हो गया सीनियर सेकेंडरी हो जाएगा, यह सेकेंडरी तक रहेगा, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो होगा ये आएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग, एक बार पूछा था क्वेश्चन, यहीं पे कंफ्यूजन हो गया था, टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, ये सारे ये वर्क है पंचायत के। टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है, टेक्निकल ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर सकती है पंचायत। इसके अलावा एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, ये कर सकती है। लाइब्रेरी एस्टैब्लिश कर सकती है, ठीक है, लाइब्रेरी एस्टैब्लिश किया जा सकता है। कल्चरल एक्टिविटी, मार्केट फेयर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर हो गया, ठीक है। वीकर सेक्शन के वेलफेयर की बात करें, SC और ST के वेलफेयर की बात करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS बहुत न्यूज में रहता है, PDS सिस्टम, PDS भी पंचायत का ही रोल है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, ये सारे जो है पंचायत के रोल है, ठीक है। ये सारा मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसको आप जरूर इसको पढ़िए। आज के पंचायत के लिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अर्बन लोकल गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये आप हमारे साथ इसके साथ जुड़ सकते हैं, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसकी PDF जो है, इसकी पूरी PDF, अगर आप एक बार इसकी पूरी PDF को पढ़ लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चाहे वो आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आप एक बार इस PDF को पढ़ लेते हैं, इसका रिवीजन आपको कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के साथ, विद्या लाइव ऑफिशियल, और इस PDF को मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।